सभी को नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। इंडिया मैच जीत चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड जैसा कि मेरा कमिटमेंट था, अगर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे टफ मैच जीत जाता है तो हर हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो अपलोड करूँगा। तो फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली एंड भगवान ने आप लोगों की भी सुन ली। तो अब हर हफ्ते एटलीस्ट 3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आज का टॉपिक है वो रिलेटिवली सिंपल है लेकिन येट वेरी कॉम्प्लेक्स। एग्ज़ाम टाइम में आप कैसे मैनेज करेंगे बिटवीन इजी, मीडियम एंड टफ क्वेश्चंस, इस पे हम लोग बात करेंगे। पेपर 7 इसको हम लोग सिलेक्ट करके चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस हमेशा एक्सट्रीम होते हैं, यूजुअली सिलेबस से थोड़े से हटके होते हैं। एक्सट्रीम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी कोविड-19 से निपटने के लिए WHO ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके बारे में बताइए, कोरियन वॉर के बारे में बताइए, जो कि यूजुअली CGPSC के मेन स्ट्रीम स्कोप में नहीं होते हैं। ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए, पेपर 7 आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है, जहाँ पे ज्ञान काम नहीं आता है वहाँ पे किस प्रकार से आपको विवेक से काम लेना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन द वीडियो। द टॉपिक ऑफ द वीडियो टुडे इज हाउ टू मैनेज बिटवीन ईजी, मीडियम एंड टफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग CGPSC मेंस। तो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही प्रैक्टिकली मैं आपको समझा पाऊँ कि कौन सी चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, तो ये CGPSC मेंस 2022 का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए 3 हाईलाइट मैंने यूज़ किए। जहाँ जहाँ पे भी हरा हाईलाइट है समझ लीजिएगा कि थैंक्स अ लॉट वाले क्वेश्चंस हैं। ये इजी क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल आपको आने ही चाहिए और बहुत ही इसका प्रिसाइज आंसर देना है। एंड यूजुअली ऐसे जो क्वेश्चन है 2 और 4 नंबर में आएंगे। उसके बाद जो रेड में है ये भगवान क्वेश्चन है, इनके आंसर्स कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं पता है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल में। या तो इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, या तो बहुत ही बेसिक आंसर्स लिखिए, या गोलमोल भाषा, या फिर बहुत ही मोटा मोटा तौर पे आपको जो आंसर लिखना है उसको आपको यहाँ पे लिखेंगे। ये जो टफ क्वेश्चन है ये रेंज कहीं भी हो सकता है, 2 नंबर की भी आ सकते हैं, 4 की भी आ सकते हैं, 8, 10, 15 में भी देखे गए हैं। जो येलो मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये यहाँ पे आपके डिपेंड करेंगे राइटिंग स्किल्स पे, क्योंकि मोस्टली ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं एंड इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। और जितना अच्छा आपका आंसर राइटिंग, जितना ज़्यादा डायमेंशन खोल सकते हैं, जितना करेंट आप रिलेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको रिवॉर्ड करेंगे। अब इन 3 क्वेश्चंस का नेचर समझते हैं कि पर्टिकुलरली कैसे डिटरमाइन करते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। जो हरे क्वेश्चंस हैं ये बेयर मिनिमम कट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये हर किसी को आते हैं, हर कोई इसके बारे में लिखेगा। ठीक है, तो ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये सबको पता है तो एवरीबडी विल ट्राई टू राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दोज लिमिटेड स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके 4 लाइन है तो लोग 4 लाइन से ज़्यादा कंटेंट है तो 5वें 6वां लाइन भी लिखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करेंगे। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 4 लाइन में ही समेट के आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा नंबर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो जो आपने टाइम वेस्ट किया है अपना एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने के लिए वो आपको आखिरी क्वेश्चन में कॉस्ट करेगा। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है उसमें टू द पॉइंट आंसर देना है, वहाँ से निकलना है। जो रेड वाला है वो ऐसा है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है तो उसको तो छुओ ही मत। मान लो कोई स्पेसिफिक धारा पूछ देता है जिसमें बहुत ही कम चांसेस है कि आपको पता होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इनको छूना नहीं है। लेकिन अगर उसके कीवर्ड से ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके द्वारा उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है तो थोड़ा बहुत मोटे मोटे आंसर्स बहुत ही ब्रॉड चीज़ों में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। जो इजी क्वेश्चन है वो ये है कि आपका नाम क्या है। जो टफ क्वेश्चन है वो ये है कि कि मान लीजिए कि राम तिवारी के पिताजी का क्या नाम है। ठीक, तो अगर आपको स्पेसिफिकली पता नहीं है कि राम तिवारी जी के पिताजी का क्या नाम है तो आप उसको बस बेसिकली यही कह सकते हो कि मिस्टर तिवारी लिख सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में कुछ लिखा जा सकता है तो आप उसको लिख दीजिए। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे आप जानने दीजिएगा, क्योंकि ये भगवान क्वेश्चन होते हैं। ये प्रभु को जिस प्रकार से आप भोग चढ़ाते हैं किसी भी आहुति या यज्ञ करने के पहले, उसी प्रकार का है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो है क्वेश्चंस पूरा का पूरा आपके जो मार्क्स है आप कितने अच्छे से डील कर रहे हैं चीज़ों को, दो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय योर राइटिंग स्किल्स इन दिस येलो मार्क्ड क्वेश्चंस। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं,
इनके आंसर सबको आते तो हैं लेकिन नहीं भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, गर्ल एजुकेशन की क्या चीज़ें ले रहे हैं, फीमेल्स की क्या प्रॉब्लम है। तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन था 2019 में, ये हर पेपर में आ रहा था। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ छत्तीसगढ़ या वुमेन, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये जो ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन है ना, जिसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राम तिवारी जी के चरित्र का मूल्यांकन करिए, अब इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ठीक है, उनके पिताजी का क्या नाम है, इसका बहुत प्रिसाइज आंसर हो सकता है, लेकिन राम तिवारी जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका अगर हम कैरेक्टर स्केच बनाना चालू करेंगे तो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये अगर हमको डिटरमाइन करना है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस प्रकार से उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितना ज़्यादा उससे इम्प्रेस होता है। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उन्हीं के जो लास्ट तक खड़े रहेगा। तो 3 लेवल है यहाँ पे। एक है यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन जो हरे से मार्क कर दिया है मैंने, एक है लाल क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है जिसको मैंने रेड से मार्क कर दिया है, एक है जो एवरेज ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे आपके राइटिंग स्किल मैटर करेंगे जिसको मैंने येलो से कर दिया है। और ये जो येलो जोन है यही डिफाइन करेगा कि आप कितने अच्छे से डील कर सकते हैं इस प्रोग्राम पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। हरे क्वेश्चंस तो हर किसी को लिखने हैं, लाल क्वेश्चन किसी से नहीं बनने हैं। जो गेम होगा वह ये पर्टिकुलर एरिया में होगा। तो जब भी आपको इस पर्टिकुलर जोन के येलो जोन के क्वेश्चन मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो चलिए रियलिस्टिक मार्किंग करना चालू करते हैं यहाँ से। ठीक, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मुझे नहीं लगता है कि ये एक CGPSC एस्पिरेंट का लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। लोग जो फील्ड में हैं, खासकर जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से जिनको खुद अरेस्ट किया गया होगा बिना किसी वारंट के, वही बता पाएंगे क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता है कि ये CGPSC की स्कोप का है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अटेम्प्ट किया होगा किसी ने, इसको काट देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन पर्सन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें मैं मान के चलूँगा कि ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएगा आदमी, 0.5 यहाँ पे हो सकता है बता दे। ठीक है, राइट 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स रन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स, ये तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, तो उसमें मेरे को लगता है कि 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। डिस्कस अबाउट मुख्यमंत्री चिराग योजना रन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, यहाँ पे ज़्यादा नहीं 1.5 मिल सकता है। व्हाट इज सोशल बॉयकॉट अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देखिए ये काफ़ी ही कॉमन डेफिनेशन सेक्शन 2 में आपको मिल जाएगा इसका पर्टिकुलर जो आंसर है। एंड मेरे हिसाब से मेरे नोट्स में ये पर्टिकुलर सोशल बॉयकॉट डिफाइन कैसे किया गया है एट्रोसिटीज़ एक्ट में, ये मेरे नोट्स में था, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं आधे ज़्यादा लोगों में नहीं होगा, लेकिन अटेम्प्ट करने लायक तो क्वेश्चन है, तो ये 1.0 ये ऐड कर देता हूँ। डिफाइन इन्वायरमेंट विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो बहुत ही बेसिक है, तो यहाँ पे 2 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, तो देखिए थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1.5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाउ स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ इज हेल्पफुल टू रेसिडेंट्स, तो यहाँ पे भी कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं 1 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 2 में आ जाते हैं। स्टेट द प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड इट्स मेन फंक्शन। प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेन फंक्शन में बता दूंगा, तो यहाँ पे 1 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2022-23 में विश्व बैंक ने भारत की विकास दर में क्या परिवर्तन किया, ये अगर आपको प्रीलिम्स का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, इसको क्रॉस कर देते हैं। व्हाट इज ब्रिक्स, स्टेट द नेम्स ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स, द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट एंड द मेन ऑब्जेक्टिव। देखो द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कुछ 2011-12 में बना होगा शायद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो छोड़ो। व्हाट इज ब्रिक्स बता देंगे। स्टेट द नेम्स ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, तो इसके लेटर्स में ही छुपा हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव भी इसमें पता है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 1.5 खींचा जा सकता है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही रियलिस्टिक मार्क्स में डाल रहा हूँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन में हाथ नहीं डाल रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है कि फंसेगा पेपर। अगला देखते हैं, व्हाट आर द बाइंडिंग टूल्स ऑफ वॉर। देखो बाइंडिंग टूल्स ऑफ वॉर ये ऐसा क्वेश्चन है कि टोटली आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब दिमाग लगाने वाली बात है। देखो हरे क्वेश्चन सबको बनते हैं, उसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाल क्वेश्चन किसी से नहीं बनते हैं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो येलो जोन के क्वेश्चन है इस पर हम लोग दिमाग लगाएंगे।
अब देखिए व्हाट आर द बाइंडिंग टूल्स ऑफ वॉर पूछ रहा है। अब बाइंडिंग टूल्स ऑफ वॉर क्या हो सकता है? ऐसे नियम होंगे जो दोनों ही पक्ष मानेंगे, ठीक है। तो अगर वॉर चल रही है तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे अपने एनिमी के साथ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ऐसे कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। आप हो सकता है स्कूल्स पे अटैक नहीं करेंगे, महिलाओं पे अटैक नहीं करेंगे, चिल्ड्रन पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। कई जगह हो सकता है कि भाई रात में अटैक नहीं करेंगे, दिन में अपन जितना लड़ना है लड़ लेंगे। उसका हो सकता है मान लीजिए अगर दो कंट्रीज़ है, ठीक है, उनके यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा कुछ फेस्टिवल है या फिर दोनों कंट्रीज़ हैं, कह सकते हैं अगर सेम धर्म के हैं तो उनके जो कॉमन फेस्टिवल्स हैं उस दिन हो सकता है कुछ सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाए इनके बीच में, ठीक है। और बाइंडिंग टूल्स में और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आप सोच सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से बेसिकली ये कि हॉस्पिटल हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, हो सकता है कुछ वाटर, फ्रेश वाटर सोर्स हो सकता है, इसको आप डैमेज ना करें। तो जो बेस्ट गेस आप ले सकते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो मान लीजिए बाइंडिंग टूल्स ऑफ वॉर 2 नंबर का है, तो कुछ नहीं आपने कुछ गेस कर दिया, हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस और ये सब तो होंगे ही, तो उसमें 0.5 नंबर मिल गया आपको। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रग्बी फुटबॉल। अब देखो रग्बी फुटबॉल उतना तो नहीं पता है, लेकिन अपने को कुल मिला के इतना पता है कि रग्बी फुटबॉल में बेसिकली यही है कि 2 टीम होती है, ठीक। लोग हाथ पास करते हैं फुटबॉल, उसको लेके दौड़ते हैं, एक को दूसरे पिच के एंड में पहुंचना होता है और दूसरे को पहले पिच के एंड में पहुंचना होता है। इसमें टैकल होता है ना, फिजिकल गेम होता है, ठीक। न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, न्यूजीलैंड की जो ब्लैक कैट्स हो गए, है ना, ये सब काफ़ी फेमस है। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गए, है ना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जावा, सुमात्रा, ये सब कंट्रीज़ में भी, हवाई, ये सब कंट्रीज़ में भी ऐसा है कि ये जो स्पोर्ट्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपने कुछ जीके पढ़ के रखा हुआ है तो उस साल के रग्बी वर्ल्ड कप का विनर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका है रग्बी फुटबॉल की चैम्पियन, जितना मेरा को लास्ट जीएस से याद आ रहा है। तो इसको आप इंक्लूड कर लीजिए, अपना आंसर बना लीजिए, ठीक है। इतने, अब नंबर ऑफ प्लेयर्स तो मुझे नहीं पता, लगता है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन इतना आप बता सकते हो कि रिसेंटली इन रग्बी फुटबॉल वर्ल्ड कप ये कंट्री ने जीता। बहुत ही फिजिकल गेम होता है, ठीक है। बॉल जो होता है पास करके रन करता है आदमी, उसको टैकल करते हैं और जहाँ जहाँ टैकल होता है वहाँ से फिर से गेम स्टार्ट होता है। लगभग इतना हो सकता है इसमें, ठीक है। और ये कंट्रीज़ है इसमें पॉपुलर है। जिस प्रकार से क्रिकेट है ना, क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन माना जाता है, सिमिलरली न्यूजीलैंड में रग्बी भी एक रिलीजन माना जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ भी करके ठोक पीट के आंसर बना लो। ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि आपने वर्ल्ड कप अगर मेंशन कर दिया तो 1 नंबर दे देगा। स्टेट द ओरिजिन एंड मेजर कंपटीशन ऑफ रेसलिंग गेम। अब देखो रेसलिंग का जो ओरिजिन है वो एंशिएंट ग्रीस में होगा, और जो मेजर कंपटीशन होंगे रेसलिंग गेम में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है जी। ऐसा कर दो, ओलंपिक्स कर दो, कॉमनवेल्थ गेम्स कर दो, ठीक है। वर्ल्ड कुछ एथलेटिक फेडरेशन वगैरह होता है उसमें जो कंपटीशन होते हैं वो हो गया। बाकी ज़्यादा मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओरिजिन आपने बता दिया कि एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। मेजर कंपटीशन आपने बता दी ओलंपिक्स, ठीक है। उसके बाद आपने बता दिया कि भाई कुछ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो गया। उसके बाद आपने बता दिया कॉमनवेल्थ, ठीक है। फिर उसका एशियन गेम्स बता दिया। तो ये सब रेसलिंग के जो मेजर कंपटीशन होते हैं वो बता दिए। उसके बाद बता लोगे जो इंडियन एथलीट्स हैं रेसलिंग में बेसिकली हरियाणा रीजन से डोमिनेट करते हैं, और उन्होंने ओवर द ईयर्स इंडिया के जो सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसमें रेसलिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। ऐसा करके आप क्लोज कर दो आंसर। इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, 1 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं। डिस्कस एफर्ट्स टेकन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी एजुकेशन। कुछ इनिशिएटिव वो डाल देना, ज़्यादा नहीं, 1 नंबर डाल रहा हूँ। हाउ एडमिशन कैन बी टेकन इन इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। मेंस दे दो, एडवांस दे दो, काउंसलिंग करो, आईआईटी में चले जाओ, ठीक है। 2-3 लेवल पे हो सकता है एडमिशन। एक यूजी लेवल में हो सकता है, एक पीजी लेवल में हो सकता है, और एक पीएचडी लेवल में हो सकता है। यूजी में आपको एडमिशन करना है तो जेई मेंस के बाद एडवांस देके क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको पीजी लेवल में करना है तो आप गेट देने के बाद क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद पीएचडी वगैरह में करना है तो उसमें फिर डॉक्टरेट की एंट्रेंस हो सकती है। उसके बाद एक और तरीके से एडमिशन हो सकता है आईआईटीज़ में पीजी के लिए, वो हो सकता है कि जब आपके जो
आपका जो सरकारी विभाग है वो जब स्पॉन्सर करता है आपको, तो ऐसे कंडीशन में कई बार होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो WRD के मेरे मित्र होंगे, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का, इनका जहाँ तक IIT रुड़की से टाई अप है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे वो स्पॉन्सर करते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है IIT में एडमिशन लेने का। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 1.5 नंबर डाल देंगे इसमें। डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1.5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, मोटा मोटी लिखेंगे 1.5 आ जाएगा इसमें। इंडियन काउंसिल ICAR का मैंडेट क्या है, डायरेक्टली सिलेबस से कुछ भी लिखोगे 1.5 नंबर मिल जाएगा। इन विच सेक्टर मोस्टली इंप्लॉयमेंट ट्रेंड इज इन इंडिया एंड वाई, देखो चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिस्कस इन विच सेक्टर मोस्टली इंप्लॉयमेंट ट्रेंड इज इन इंडिया एंड वाई, पता नहीं क्या इंग्लिश डबिंग करिए, भगवान जाने, हिंदी में आते हैं। बताइए कि भारत में किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रोजगार के रुझान है और क्यों। अब देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन अब रोज़गार के बारे में आप बोलोगे तो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार आ सकता है वो तो एग्रीकल्चर ऑफर करती है, और जो दूसरा होता है वो MSME में होता है। तो इसके अराउंड अपना क्वेश्चन अगर आंसर आप बेस करोगे तो कहीं ना कहीं से आंसर बन जाएगा। हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 1.0 कर सकते हो। MSME लिख दो, सर्विसेज लिख दो, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर ओरिएंटेड लिख दो। तो ये सब जो है जहाँ तक ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होता है, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, तो चलो मान के चलता हूँ कि आप इसके बारे में नहीं लिखोगे, काट देते हैं। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू डिप्राइव्ड क्लास एजुकेशन, बहुत ही ब्रॉड है, तो इसमें कुछ नहीं कुछ लिखोगे तो 1.0 नंबर तो मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक, सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यहाँ पे आपने कोट कर दिया कि ये वाला सेक्शन के अंडर है इस पर्टिकुलर एक्ट में, उसके बाद उसके 2-4 फंक्शन होते हैं वो आपने लिख दिए। इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, चलो और कम करते हैं, 2.5 नंबर। ठीक है, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना क्या है, इसके बारे में तो हर कोई लिख ही दोगे, कितने आत्मानंद स्कूल हैं, क्या है ना, मॉडल इंग्लिश स्कूल्स हैं, कैसे एडमिशन होता है, तो 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो भगवान क्वेश्चन है, LRC के अंदर वैसे कौन सी प्रॉपर्टी है डिफॉल्टर की जिनको ऑक्शन और सोल्ड नहीं कर सकता, ये आपके काम का नहीं है। एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ एक एस्पिरेंट को अगर ये सब पता रहेगा, अगर ये सब पता रहेगा तो भाई तुम तो राजस्व अधिकारी हो गए, अभी तो आप हो नहीं, तो इसके बारे में छोड़ दो। डिस्कस टेनेंट्स राइट अवेलेबल अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। देखो यार, ये SDM होता है रेंट कंट्रोलर सेक्शन 9 में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक CGPSC एस्पिरेंट को ये चीज़ पता होना चाहिए। इवन कई SDMs को भी देखना पड़ता है ये पर्टिकुलर एक्ट खोल के, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें ऐसा है कि शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। सेक्शन 9 के अंदर एक जो अधिकारी होता है वो रेंट कंट्रोलर बनता है। छत्तीसगढ़ में जो SDMs होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लिए रेंट कंट्रोलर होते हैं, और इसमें शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में ऐसा है कि जो आपका मकान मालिक है उसके क्या क्या ड्यूटी होते हैं, जो किराएदार है उसके क्या क्या ड्यूटी होते हैं, और मकान मालिक के क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, और जो किराएदार है उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं। जो ड्यूटी है वो एकदम ही फिक्स है, वो आदमी को करना ही है। जो ऑब्लिगेशन है वो गुणदोष के आधार पे जब प्रकरण आता है तो उसके बारे में हमको डिसाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं SDM हूँ तो मुझे पता है, आप लोग को पता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 नंबर हम लोग भोग में चढ़ा देते हैं, सब लोग बोले स्वाहा। ठीक है, राइट फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज अंडर द छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, नहीं पता मेरे को, हटाओ इसको, ये भी नहीं अटेम्प्ट करूँगा। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन मेंशनिंग डिफरेंसेस बिटवीन देम, यार देखो ये ना थोड़ा सा ना नहीं पता भाई। डेकाथलॉन मतलब हो गया कि 10 इवेंट्स होंगे, हेप्टाथलॉन का मतलब हो गया जहाँ तक मेरे को लग रहा है 7 इवेंट्स होंगे। ठीक है, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया और हेप्टा हो गया। तो अब हेप्टा का भी मेरे को एकदम श्योर नहीं हो रहा हूँ कि 6 है कि 7 है, लेकिन जो प्रॉपर गैस होगा वही होगा, 7 होगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस पूछ दिया है बहुत ही स्पेसिफिक रूप से, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा आंसर करने की ज़रूरत है, बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन डेकाथलॉन में लिख देना कि भाई 10 इवेंट्स हैं, हेप्टाथलॉन में लिख देना कि 7 इवेंट्स है, बेस्ट गेस। ठीक है, बहुत ही फिजिकली ये लोग एक्सर्टिंग होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह में होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में होता है, ट्रैक एंड फील्ड का वन ऑफ द टफेस्ट इवेंट इसको माना जाता है। ठीक है, और उसमें इंडिया में भी लिख सकते हो कि भाई इंडिया में
इतना ज़्यादा इसको परसू नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में। इंडियन एथलीट्स को इस स्पोर्ट्स में उतना सक्सेस नहीं मिला है इतना कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, ऐसा करके क्लोज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं यही मान के चलूँगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वाला क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी लिखोगे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 2.5 नंबर आपको मिलेगा। थ्रो लाइट ऑन द ओलंपिक एंथम, अब मुझे नहीं पता यार ओलंपिक एंथम क्या है, अगर आपको पता है तो लिख देना, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं पता है तो उसको भी मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होगे मेरा जो अप्रोच चल रहा है बेसिकली यही है कि क्वेश्चन अगर एकदम भगवान क्वेश्चन है तो उसको काट दे रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो उसमें भी ऑलमोस्ट 50% मार्किंग करके चल रहा हूँ मैं। ठीक, What are open universities playing an important role in expansion of education in India? रटा रटाया क्वेश्चन है, 3 नंबर लिखोगे तो हो जाएगा। डिस्कस रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT विद रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ भी लिखोगे 2.5 नंबर मिलना चाहिए। डिस्कस अबाउट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यार ये मेरे को ना थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि ये मेरे सिलेबस में था या नहीं था, डेडिकेटेडली तो याद नहीं आ रहा है। तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताइए, तो कुछ भी बेसिक आंसर लिखोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1.5 नंबर तो आपको मिलने हैं इसमें। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट 2.5 नंबर आपको मिले। व्हाट इज़ द प्रपोज नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, उस पर्टिकुलर पेपर का पहला ही कीवर्ड है, तो इसमें एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम 3 नंबर तो लाओ। ठीक है, इसमें भी मेरे को लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट होगा कम से कम 3 नंबर तो लाएगा ही। ठीक, 8 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। डिफाइन पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये तो आपको पता है ना, इसका डेफिनेशन दी हुई है, तो एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट होगा तो 5 नंबर लाएगा। डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, थोड़ा सा मोटा मोटी क्वेश्चन है, कुछ नहीं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3.5 नंबर आप लेके आएंगे। थ्रो लाइट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रंस राइट गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 5 नंबर मान के चल रहा हूँ, जो है कोट कर देना। गिव द डिटेल्स ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट ईयर्स एंड द होस्ट कंट्रीज इन द अपकमिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फ्रॉम 2023-28, 2019 का रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 6 नंबर लेके आएंगे। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं भी लिखेंगे तो 3 नंबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ भी जाए जुगाड़ करके सब हेडिंग खोल के करंट अफेयर डाल के आप ले आएंगे। डिस्कस अबाउट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाई NAAC, ये काफ़ी न्यूज़ में था कि छत्तीसगढ़ की एक भी यूनिवर्सिटी NAAC जो नैक बोलते हैं है ना, ये इस नाम से आपके पेपर में आएगा, नैक से एक्रेडिट नहीं है, तो ये एक इशू बन रहा था। तो इसमें ऐसा है कि इसमें नैक जो भी करे नहीं करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक मोटा मोटी आंसर जो होना चाहिए है ना, सिलेबस अपडेट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए, मर्जर होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी मोटा मोटा चीज़ें इसमें डाल दीजिए, कुछ भी करिए, कम से कम 3 नंबर इसमें लेके आइए। ठीक है, राइट ऑन इम्पॉर्टेंट स्कीम विद रेफरेंस टू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोटा मोटी क्वेश्चन है, कोई परफेक्ट आंसर इसका नहीं है, अगर 5-6 आपको स्कीम्स याद आ रहे हैं तो उसको आप लिख दीजिए, इसमें एक्सपेक्ट करूँगा कुछ नहीं तो 4.5 नंबर आप लेके आएंगे। डिस्कस इन डिटेल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का शायद ये क्वेश्चन है, ये रिपीट है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये आपको आएगा, कुछ नहीं तो फिर भी इसमें भी आप 4.5 नंबर लेके आएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कंपेयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखिए जब भी ऑप्शन वाला आपका केस आएगा ना, कैसे आपको करना है, तो आपको हमेशा जो बहुत ही प्रिसाइसली आपको पता है वो वाला आंसर करना है। जब भी आपके पास ऑप्शन आए तो आपको डिसाइड करना है उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। पहला आप देखोगे कि आपको कौन सा प्रिसाइसली पता है, दूसरा कितने सब पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन में। सब पार्ट्स का मतलब है जिस क्वेश्चन में ज़्यादा पार्ट्स होंगे वहाँ की मार्किंग उतना डिवाइडेड होगी। अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन, जैसे राइट अबाउट कोरियन वॉर, ये पूरा ही 10 नंबर का हो गया, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे देखोगे कंपेयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, 5-8 डिफरेंसेस आपने रट के रखा है, आपको प्रिसाइसली पता है। प्लस मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्रिक्स, स्टेट्स इट मेंबर कंट्रीज, व्हाई ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज इंडिया टू ब्रिक्स।
ये देखिए अब ये वाला क्वेश्चन 5-6 पार्ट्स में टूट गया है, तो हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हर पार्ट में 2-2 नंबर 2-2 नंबर 2-2 नंबर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो एक ग्रॉस जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे व्हाट इज ब्रिक्स, ये 10 नंबर में पूछ दे तो इसमें आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जब उस क्वेश्चन को तोड़ दिया जाता है, व्हाट इज ब्रिक्स, राइट्स इज मेंबर कंट्रीज, राइट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, राइट रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट इंडियाज रोल इन ब्रिक्स, तो ये 5 पार्ट में अब टूट गया तो इट बिकम्स रियली ईजी टू स्कोर। जहाँ पे अगर व्हाट इज ब्रिक्स होता तो 10 में आपके 6 नंबर मिलते, लेकिन अगर टूट गया है वो क्वेश्चन 5 पार्ट्स में तो आपको आराम से 7.5-8 मिल जाएंगे। तो आप हमेशा लॉजिकली ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको या तो प्रिसाइसली पता हो या तो वो सब पार्ट्स में टूटा है, तो उसके कारण आपकी मार्किंग ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर होता आपकी जगह तो पक्का इसको अटेम्प्ट करता, और इसको अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो लगभग यहाँ पे मुझे लगता है कि 7.5 नंबर लाए जा सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे है, डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स एंड फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तोड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, अदर मेंबर, फंक्शन, पावर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये 5 पार्ट में टूटा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, पार्ट 1। डिस्कस ऑल्सो द स्पेशल एफर्ट्स ऑफ प्रेजेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द एक्ट, पार्ट 2। कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लगता है दिमाग बॉस, पार्ट में टूटा हुआ है, हर पार्ट मुझे प्रिसाइसली आता है अगर मैंने पढ़ के रखा है। 2 पार्ट में टूटा हुआ है लेकिन बहुत ही ब्रॉड है ना, इसको मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली पता नहीं है। एंड ये जो हर पार्ट है उसमें 5-5 नंबर का है। अगर मान लीजिए पहला पार्ट मुझे पता भी है तो ये जो सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो डिस्कस द स्पेशल एफर्ट्स ऑफ प्रेजेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द एक्ट, इसमें फंसेगा। तो मैं अगर आपके जगह होता तो मैं ये वाला पोर्शन पक्का अटेम्प्ट करता। और यहाँ पर अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं 15 में मुझे लगता है कि मिनिमम आप 11 नंबर तो स्कोर करना ही है आपको इसमें। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, राइट इन डिटेल इशूज रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड थ्रो लाइट ऑन एफर्ट्स बीइंग टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू द सेम, ऑल्सो डिस्कस एफर्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू द सेम। ठीक है, डिटेल इशू रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, पहला पार्ट, थ्रो लाइट ऑन एफर्ट्स बीइंग टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा पार्ट, एफर्ट्स टेकन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तीसरा पार्ट। ठीक है, वही नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला पार्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज, डिस्कस ऑल्सो इट्स इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखो पार्ट्स तो दोनों 3-3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ब्रॉड है क्योंकि इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हो गया, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, उसका सोशल जो रिचुअल्स हैं या फिर सोशल स्टिग्मा है वो हो सकता है, चाइल्ड मैरिजेस हो सकते हैं, लेबर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कि फैमिली अब्यूज़ हो सकता है, ठीक है, सिचुएशन एट होम हो सकता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हो सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कैसा है, ये आपके करंट अफेयर में भी होगा, कितने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनेंगे, एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो ये ब्रॉड क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके ये थोड़ा सा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको मैं अटेम्प्ट करता। तो मेरे तरफ से तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वाला पार्ट है, मैं ज़रूर अटेम्प्ट करता। इसमें उतने नंबर नहीं उठ पाते जितना यहाँ पे उठ रहा था 11 नंबर, तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे लगभग 9 नंबर तो उठाने की कोशिश करता। चलो 9 भी अगर नहीं उठ रहे हैं तो लगभग यहाँ पे 8.5 नंबर मैं उठाने की कोशिश करता। ठीक है, अब ये हमने कर लिया मार्किंग। अब इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ने के बाद भी आपके लगभग कितने नंबर बनने चाहिए थे। पार्ट वाइज मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। इसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि इस पर्टिकुलर पेपर में टॉपर्स को कितने नंबर मिले हैं। टॉपर्स मतलब टॉप 50-60 या रिजल्ट के पहले पेज में जितने टॉपर्स उनको कितने क्वेश्चंस मिले थे, एंड इतने एफर्टलेसली
बिना माथापच्ची किए ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जो बिल्कुल हमको नहीं बनते थे, और ऐसे क्वेश्चंस में कंजर्वेटिव मार्किंग लेके भी आपको कितने नंबर आपको मिल सकते थे। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारे पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, और 2 मार्क, 4 मार्क, 8 मार्क और 10 मार्क। इस प्रकार से हमने जो सेक्शन वाइज कैलकुलेट कर लिया है। तो पार्ट 1 में टोटल आपके 75 मार्क्स में आ रहे हैं 39.5, पार्ट 2 में टोटल 50 मार्क्स में आ रहे हैं 24, पार्ट 3 में टोटल 75 मार्क्स में आपके आ रहे हैं 42.5। इनको जब ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो आ रहा है वो 106 मार्क्स आ रहा है। मान लो 6 नंबर और माइनस करते हैं तो लगभग मोटा मोटी आपका 100 नंबर यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे अब अगर आप जाके पूरा देखेंगे कि हमने कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इजी क्वेश्चंस हैं जो अपने को पता है उसमें भी बहुत ही कम जगह 100% मार्क्स लेके चले हैं, और मान के चला है कि कुछ नहीं तो 3/4 नंबर ही देगा उसमें। फॉर एग्जांपल अगर 2 नंबर का आता भी है तो 1.5 नंबर ही किया है मैंने। ठीक है, और 2 नंबर आता भी है तो 1 नंबर ही दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ कहीं से भी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इजी क्वेश्चन है जिसमें मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे, पहला। दूसरा, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, वहाँ पे या तो मैंने एकदम ज़ीरो कर दिया है या फिर बहुत ही मिनिमम मैंने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। एलआरसी में कौन से प्रॉपर्टी है जो डिफॉल्टर का ऑक्शन या सोल्ड नहीं की जा सकती, वो अटेम्प्ट नहीं किया है। रेंट कंट्रोल एक्ट आपके स्कोप के बाहर है, इसको हटा दीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी, इसको हटा दी। यहाँ पे पूरा शुद्ध जीरो मैंने लेके चला है। डेकाथलॉन हेपेथलॉन भी मैंने पूरा जीरो लेके चला है। ओलंपिक एंथम भी पूरा जीरो लेके चला है। तो इस पर्टिकुलर पेपर के एनालिसिस में मैंने एक भी टफ क्वेश्चन नहीं छुए। जो इजी क्वेश्चन है उसमें एक भी क्वेश्चन में 100% मार्किंग नहीं करी है, और जो भी येलो वाले क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने 30 से 40% मार्क्स लेके चले, ऐसा मानते हुए कि यहाँ पे आपको कम ही नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वाली बात है तो 8 में 3.5 नंबर ही लेके चला है। इंडियाज़ रोल इन ई गवर्नेंस इंडेक्स है तो 8 में 3 नंबर ही लेके चला है। और डिस्कस अबाउट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाई नैक, तो इसमें भी 8 में से 3 नंबर लेके चला है। तो दोस्तों बिल्कुल रियलिस्टिक है असेसमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने यहाँ पे रूम में बैठ के हवाई बात कर दी हो। हवाई वर्ड बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं। हवाई बात कर दी हो कि भाई मेरे मन के जो बाण थे मैंने मार ली है ना, और पूरा तीर छोड़ दिया हवा में, और मैं कुछ भी हवा में बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। क्योंकि रूम में बैठ के ऐसा बोलना तो बहुत ही ईजी होता है कि आप ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, जो करते हैं, वो मैंने आपके सामने रखा है। एंड यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद लगभग हमारा नंबर आ रहा है 100। अब सर आपने बोल दिया कि चलो ठीक है, गिरी से गिरी हालत में कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव मार्किंग में एटलीस्ट 100 नंबर तो आना चाहिए। अब देखते हैं कि उस साल के स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है। देखिए मेरिट लिस्ट है, इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लगभग 100 के आसपास ही आपको नंबर दिख रहे होंगे। देखो टॉपर हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, 1-2 लोग तो एक्सेप्शन होते हैं। तो 123 को अगर आप लोग यहाँ पे हटा दें तो देखिए 99, 102, 94.5, 108.5, 99, 111 वंस अगेन ये एक्सेप्शन है। ये दोनों एक्सेप्शन को अगर हम लोग हटा भी दें यहाँ से, ठीक है, तो बाकी अगर आपको मार्क्स दिखेंगे तो कहीं ना कहीं 108, 94, 108, 103, 94, 84, 102, 98, 101, 86 तक लोगों के नंबर गए हैं, बट स्टिल दे हैव लैंडेड इन टॉप 18, टॉप 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे पूरा आप एक बार स्कैन करेंगे आराम से एक एक नंबर को, तो आपको पता चल जाएगा कि जो यूजुअल रेंज है लगभग 90s में जा रही है, और यहाँ पे गिरी से गिरी हालत में भी हमको 100 नंबर आ रहे हैं। तो क्या परेशान होने की ज़रूरत है पेपर 7 से? नहीं। क्या हमको ये सोच के चलना है कि हमारे अगर 100 से अगर बाकी सब्जेक्ट्स में 170 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, तो क्या पेपर 7 का 100, 105 बेकार है? नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रिलेटिव मार्किंग होती है, आपको एक दूसरे के ऊपर आना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेपर 7 का पर्टिकुलर ट्रेंड, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे भी लगभग जो एवरेज मार्क है 90 तक जा रहे हैं। और अगर आपके कहीं ना कहीं गिरी से गिरी हालत में 100 या 95 भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप टॉप 20, टॉप 50 वाले बंदे हैं। क्योंकि देखिए अगर इसमें मार्क्स में अगर देखने जाएंगे तो इस पूरे के पूरे पहले शीट में पहले से लेके 61 रैंक तक सबके जो नंबर है उसी रेंज में 89, 94, 95, 88, 92, 93, 89, 77।
118 114 एक्सेप्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम 77 तक भी लोग गए हैं। ठीक है, 71 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो 71 से लेके 123 तक बहुत ही हेल्दी रेंज है। तो इनके बीच में अगर हम लोग जोड़ के देख लें तो लगभग 100 नंबर। ठीक है, 30 नंबर पीछे 30 नंबर आगे, तो 100 नंबर का एवरेज बैठ रहा है। अगर आप 100 नंबर भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रेस में हैं। देखिए भाई, हर पेपर में आप टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हर पेपर को आप एकदम हॉरिबली रॉन्ग भी नहीं कर सकते हो। तो इतने कंजर्वेटिव अप्रोच के बाद सारे ऐसे क्वेश्चन जो भगवान क्वेश्चन को छोड़ने के बाद भी जो क्वेश्चन आते हैं, जो लप्पे क्वेश्चंस हैं, उसमें भी कंजर्वेटिव मार्किंग करने के बाद भी 100 नंबर का आंकड़ा आप आराम से पहुंच सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू मैनेज बिटवीन इजी, मीडियम एंड टफ क्वेश्चंस विदाउट स्ट्रेसिंग अ लॉट। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा है, देखो ज्ञान एक तरफ है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो होती है वो एट द डे ऑफ हाई प्रेशर एग्जामिनेशन विल ऑलवेज गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ज्ञान से बढ़ के आपको उस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, एग्जीक्यूशन का जो तरीका है, वो आपको मास्टर करने की ज़रूरत है। आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर। बहुत दिनों बाद इतना लंबा वीडियो बनाया है ना, ज़बान के पक्के। तो मैंने अपनी ज़बान दी थी कि 3 वीडियो आएंगे, आज 1 वीडियो आ गया है, 2-3 वीडियो और डाल देंगे कल परसों नरसों में। ठीक है, आप भी अपनी ज़बान रखिए, मेहनत करिए एंड बी प्रैक्टिकल। पेपर कैसा भी आए, पिछड़ना नहीं है दूसरों से। पेपर कैसे भी आए हम अटेम्प्ट करेंगे। पेपर बहुत टफ आए तो क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी आप कंपटीशन के बाहर नहीं होगे। गेट दिस थिंग सेटल्ड इन योर ब्रेन। ये चीज़ माइंडसेट में ला दो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना भी इट्स पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड लेक्चर फ्रॉम माई साइड। बहुत दिनों बाद इतना डीपली एनालिसिस किया है मैंने एक एक चीज़ों का। आई होप दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू टुमारो, जय हिंद।